कभी सोचा है कि कोई विशाल फैक्ट्री किसी एक खास जगह पर ही क्यों बनती है, कहीं और क्यों नहीं? ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। आज हम इसी के पीछे का लॉजिक समझने वाले हैं और इसके लिए हम अपनी केस स्टडी बनाएंगे भारत को। एक स्टील प्लांट किसी वीरान इलाके में, तो एक कार फैक्ट्री किसी शहर के पास। ये सब बस यूं ही नहीं हो जाता। असल में कुछ बहुत ही शक्तिशाली, कह सकते हैं कि कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो ये सब तय करती हैं। तो चलिए मिलकर इस आर्थिक पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये बात करें कि कोई फैक्ट्री कहाँ लगती है, पहले इस पर एकमत हो जाते हैं कि आखिर ये उद्योग या इंडस्ट्री चीज़ क्या है। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ एक शब्द में समझा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब किसी कच्चे माल को लेना, जैसे मान लीजिए लोहा या कपास, और एक प्रोसेस के जरिए उसे किसी ज्यादा कीमती चीज में बदल देना। बस यही इसका मूल सिद्धांत है। लेकिन जाहिर है सारी इंडस्ट्रीज एक जैसी तो होती नहीं है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इकोनॉमिस्ट्स इन्हें प्रोडक्शन चेन में उनकी भूमिका के हिसाब से 3 बड़े लेवल्स या टियर्स में बांटते हैं। इसे ना एक रेस्टोरेंट की तरह सोचिए। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो हैं जो कच्चा सामान लाते हैं, जैसे कि खदानों से कोयला निकालना या खेतों से अनाज उगाना। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बावर्ची की तरह है, जो उस कच्चे माल से फाइनल डिश बनाते हैं, जैसे कि कार या कपड़े। और फिर आती हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज, जो कि सर्विस स्टाफ की तरह हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, जो पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। अब इसी किचन में समझिए 2 तरह के शेफ हैं। एक हैं हैवी इंडस्ट्रीज, जो जहाज जैसी विशाल चीजें बनाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा और बड़े तामझाम वाला काम। और फिर हैं लाइट इंडस्ट्रीज, जो फोन या खिलौने जैसी हल्की फुल्की चीजें बनाते हैं। इनमें कम पैसा लगता है और ये सीधे हम जैसे कस्टमर्स के लिए होती हैं। लेकिन फिर आते हैं इस खेल के कुछ बागी खिलाड़ी। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इन नियमों को नहीं मानती। इन्हें कहते हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज। सोचिए जरा, डायमंड कटिंग या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में। इनका कच्चा माल या तो बहुत छोटा होता है या फिर डिजिटल, और फाइनल प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा। तो ये अपना काम लगभग कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज फुटलूज नहीं हैं, उनके लिए नियम क्या हैं? आखिर वो अपनी लोकेशन कैसे चुनती हैं? चलिए अब इस पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। तो ये रही वो सीक्रेट चेकलिस्ट जिसका इस्तेमाल हर कंपनी करती है। असल में बात किसी एक चीज की नहीं, बल्कि इन सब के सही कॉम्बिनेशन की होती है। क्या कच्चा माल पास है? क्या 24 घंटे बिजली मिलेगी? क्या स्किल्ड लोग मिल जाएंगे? क्या हम अपना सामान बाजार तक आसानी से पहुंचा पाएंगे? हर कंपनी इन सभी फैक्टर्स को तौलकर ही सबसे अच्छी जगह चुनती है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब असली मजा तो ये देखने में है कि इस चेकलिस्ट ने भारत के इंडस्ट्रियल मैप को असल में कैसे शक्ल दी है। चलिए अब जरा असल दुनिया में देखते हैं और कुछ केस स्टडीज की पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं एक क्लासिक हैवी इंडस्ट्री से, लोहा और इस्पात। ये किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी की नींव है। तो सवाल ये है कि भारत के ज्यादातर स्टील प्लांट छोटा नागपुर के पठार में ही क्यों हैं? याद है हमारी चेकलिस्ट? ये जगह उस चेकलिस्ट के हर बॉक्स को टिक करती है। यहीं पर लॉ अयस्क है, कोयला है, पानी और बिजली की कमी नहीं, ट्रांसपोर्ट है और सस्ता लेबर भी है। मतलब एक परफेक्ट लोकेशन। हमारा अगला उदाहरण एक ऐसी इंडस्ट्री का है जो आजकल सफर पर है, शुगर इंडस्ट्री। और इसकी कहानी हमें लोकेशन से जुड़े एक और जरूरी फैक्टर के बारे में बताती है। देखिए, चीनी उद्योग को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। गन्ना एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है, मतलब टन भर गन्ने से बस थोड़ी सी चीनी निकलती है। तो अब आप खुद सोचिए, भारी भरकम गन्ने को दूर तक ट्रांसपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए फैक्ट्री सीधे खेत के बगल में ही लगाना सबसे फायदेमंद होता है। और यही वो वजह है जो समझाती है कि क्यों चीनी उद्योग धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है, उसमें मिठास यानी सुक्रोज ज्यादा होता है और मिलें ज्यादा लंबे समय तक चल पाती हैं। तो जाहिर है इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और अब हमारी आखिरी केस स्टडी, एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका सीधा कनेक्शन बाजार से होता है। अब कारों के मामले में इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाती है।
हाँ, आपको स्टील और स्किल्ड वर्कर्स तो चाहिए ही, लेकिन मार्केट के पास होना, मतलब बड़े शहरों के पास जहां लोग कारें खरीद सकें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही बनी हुई कारों को देश विदेश में भेजने के लिए आपको बंदरगाहों और हाईवेज जैसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट लिंक भी चाहिए। ठीक है, तो जब हम इन सारे अलग अलग फैक्टर्स को एक पजल के टुकड़ों की तरह जोड़ते हैं, तो भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स का एक नक्शा उभर कर सामने आता है। आइए कुछ सबसे ज़रूरी हब्स पर एक नज़र डालते हैं। पहले है मुंबई पुणे रीजन। सोचिए, इसकी कहानी शुरू हुई थी कॉटन टेक्सटाइल से, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी थी जो कपास के लिए परफेक्ट थी। लेकिन आज ये पेट्रोकेमिकल से लेकर सॉफ्टवेयर तक एक बहुत बड़ा और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया है। फिर आता है कोलकाता के पास हुगली रीजन। यहाँ की कहानी बनी है यहाँ के यूनिक रिसोर्सेज से। डेल्टा की वजह से जूट, पास के बागानों से चाय और छोटा नागपुर के मिनरल्स तक आसान पहुँच ने इसे एक अहम सेंटर बना दिया। और फिर आता है छोटा नागपुर रीजन, जिसे हम भारत का मिनरल हार्टलैंड भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, यहाँ सब कुछ कच्चे माल के इर्द गिर्द घूमता है, जो इसे लोहा, इस्पात और हैवी इंजीनियरिंग के लिए एक नेचुरल घर बनाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? भारत का ये जो इंडस्ट्रियल मैप है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। हर एक इंडस्ट्रियल हब असल में भूगोल, संसाधन और पक्के अर्थशास्त्र के एक शक्तिशाली लॉजिक का नतीजा है। लेकिन भविष्य का क्या? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से रिमोट वर्क और ग्रीन एनर्जी आम हो रही है, क्या लोकेशन के ये पुराने नियम टिके रहेंगे? आने वाले कल का इंडस्ट्रियल मैप कैसा दिखेगा? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, जिसके बारे में सोचना तो बनता है।